Yes, Hiba, tell me please. Tell me both of the things. First problem. Hiba. So when you have your exam, your BALIS exam, 14th. The 30 March. 30 मार्च, अच्छा। तो बहुत सारे दिन है। तो बताओ अभी कोई प्रॉब्लम है, अभी कोई डाउट है किसी में? नहीं? तो कोई चैप्टर रिवाइज करना हो वो बता दो, अगर कोई चैप्टर का रिवीजन चाहिए तो वो भी बता दो। देखो सिलेबस तो हम खत्म कर चुके हैं। अभी डाउट क्लास सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको किसी चैप्टर, किसी मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक में डाउट हो वो भी पूछो आप, कोई क्वेश्चन है आप वो भी पूछिए। और अगर किसी कोई चैप्टर आप चाहते हैं कि आपका वीक है, कोई सेक्शन वीक है, इफ यू वांट रिवीजन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक, मैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवा देता हूँ। ठीक है, आप अपने नोट्स ओपन कर लो और ये एनसीईआरटी ओपन कर लो, है ना, दोनों चीजें ओपन कर लो। और वन बाय वन टॉपिक पूछता रहूं तो कंफर्म करते रहना, ठीक है ना, ये करते रहना, जिससे मुझे पता लगता रहेगा कि जो मैंने आपको रिवाइज कराया वो आपको समझ। देखो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो न्यूरल सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूरल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है ना, न्यूरल सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। देखो न्यूरल सिस्टम के फंक्शन अपने एनसीईआरटी में रखे ना, और एनसीईआरटी में भी अगर आपको कुछ लगे कहीं पे भी कोई लाइन चाहिए, कोई लाइन का मतलब ना समझ में आ रहा हो, या कुछ आपको ऐसा लगता हो कि एनसीईआरटी में कोई डाउट हो, तो वो भी मेरे को पूछ सकते हो आप, इस नंबर बता करके इस लाइन का मतलब क्या है। एनसीईआरटी देखो मैंने रख ली। तो देखो सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्व सिस्टम। तो सबसे पहले काम होता है रिसीविंग ऑफ सेंसरी इनपुट, है ना, जो हम बाहर से इनपुट लेते हैं। इनपुट का मतलब क्या हुआ? इनपुट का मतलब हुआ जितने भी हम बाहर से स्टिमुलस लेते हैं। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्टिमुलस क्या होता है। तो हम जब स्टिमुलस की बात कर रहे थे, स्टिमुलस में हम लोगों ने याद करो बात किया था कि एनी काइंड ऑफ द फिजिकल और केमिकल चेंज इन एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, तो वो कोई सा भी फिजिकल या केमिकल चेंज, जैसे ठंड का बढ़ जाना, दैट इज ए केमिकल चेंज, है ना, गर्मी का हो जाना, दैट इज ए केमिकल चेंज, मतलब एयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, तो रिसीविंग में हम बाहर सेंसरी जो नर्व्स होती हैं वो बाहर से इनपुट लेती है और हमारी ब्रेन की तरफ ले जाती है। तो रिसीविंग इनपुट फ्रॉम सेंसरी नर्व्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। फिर क्या होता है, वो हमारे ब्रेन में जाती है। ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन उनको प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके आंखों ने देखा कहीं आग लगी है, तो वो आई से एक सेंसरी इनपुट है, वो हमारे ब्रेन में गया और हमारे ब्रेन ने प्रोसेस किया कि भाई आग से नुकसान हो सकता है, इसको बुझा देना चाहिए। ठीक है, अब देखना पड़ेगा आग कैसी लगी हुई है, आग लग गई है या फिर किसी ने जला रखा है ना, किसी पर्पज से जला रखा है ना। तो अगर
विदाउट पर्पज जल रही तो हमें बुझाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या ब्रेन में प्रोसेसिंग हुई इन्फॉर्मेशन की भाई इसको बुझा दिया जाए, और ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि कहीं से पानी खोजो, तो ब्रेन काम कर रहा है, अब रिस्पॉन्स होगा। तो सेंट्रल सिस्टम क्या करेगा, रिस्पॉन्स रहेगा, किसको रिस्पॉन्ड करेगा, हाथ पैरों को सबको रिस्पॉन्स करेगा, और हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो रिसीविंग सेंसरी इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन रिस्पॉन्डिंग, 3 हमारे नर्वस सिस्टम के वो होते हैं, फंक्शन होते हैं। अगली चीज क्या है, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो स्पॉन्जेस होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, न्यूरल सिस्टम नहीं पाया जाता। ये मैंने आपको बताया था, एक्चुअली पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आ चुका है, पुराना क्वेश्चन ना। तो यहाँ पर देखो स्पॉन्जेस जिस फाइलम को बिलोंग करते हैं, क्या बोलते हैं उस फाइलम को, तो उस फाइलम का नाम है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा फाइलम के जितने भी मेंबर होते हैं उनमें ये नर्वस सिस्टम नहीं पाया। अगला क्या है, अब अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें एनसीईआरटी में दिया इफरेंट क्या है, एफरेंट क्या है, सीएनएस क्या है, पीएनएस क्या है। देखो ये वाला जो डायग्राम ये आपके स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क यू दिस डायग्राम, है ना। तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, और ये 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट आंसर के फॉर्म में आएगा, जितना भी वेटेज आपके यहाँ शॉर्ट आंसर में होता है उसमें आएगा। तो देखो न्यूरॉन्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। तो बेसिकली ये वाला जो आगे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम, ये जो आपको स्टार की तरह दिख रहा है, इसको हम सोमा या बॉडी कहते हैं। इसके बाद वाले पार्ट को हम एक्सॉन कहते हैं। तो देखो पहला हमारा जो पार्ट हो गया उसको हम सोमा या बॉडी कहते हैं, फर्स्ट पार्ट, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, है ना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। दूसरा वाला जो पार्ट हो गया उसको हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। तीसरा वाला जो पार्ट हो गया उसको हम रूट कहते हैं, है ना। तो 3 बॉडी के पार्ट हो गए, सोमा, एक्सॉन और रूट, ठीक है, 3 पार्ट हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो सोमा या बॉडी से यहाँ पर जो ब्रांचेस निकली हुई हैं, इन ब्रांचेस को हम डेंड्राइट कहते हैं, है ना। और इसके अंदर न्यूरोप्लाज्म भरा हुआ है ना। और बीच में एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एक बड़ी सी न्यूक्लियस है, और अंदर की तरफ जिसमें निसल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, है ना। ये निसल्स, छोटे छोटे निसल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम निसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। अब देखो यहाँ से क्या है, ये वाले पार्ट को हम एक्सॉन कहते हैं। अब जो एक्सॉन वाला पार्ट है इसमें आप देखेंगे ऊपर की तरफ कुछ छोटी छोटी सेल्स हैं जिनको हम श्वान सेल्स कहते हैं, है ना। ये श्वान सेल्स क्या करती हैं, अपनी बॉडी से एक तरह का मटेरियल एक्सक्रीट करती हैं, सिक्रीट करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम माइलिन कहते हैं। ये श्वान सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है इसके ऊपर माइलिन शीथ बन जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर न्यूरॉन में माइलिन हो। अगर किसी भी न्यूरॉन में जो उसका एक्सॉन वाला पार्ट है वो माइलिनेटेड है, मतलब माइलिन शीथ है, तो श्वान सेल पाई जाएंगे, और नॉन माइलिनेटेड है तो श्वान सेल नहीं पाई जाएंगे, राइट। तो एक्सॉन वाला जो पार्ट है माइलिनेटेड भी हो सकता है और नॉन माइलिनेटेड हो सकता है। अब ये माइलिन क्या है, माइलिन एक तरह की जो सीक्रेट होती है, माइलिन एक तरह की प्रोटीन, काम क्या करती है, एक्सॉन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके फ्लो की जो रेट होती है, रफ्तार होती है, उसको बढ़ा देती है ना। बीच बीच में आप देखेंगे श्वान सेल के बीच बीच में या माइलिन शीथ के बीच बीच में कहीं पर ज्वाइंट है, इसको हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, है ना। और इस नोड ऑफ रेनवियर से क्या होता है, ये ब्रांचेस निकलती है, ब्रांचेस एराइज होती है ना। आप देखेंगे ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसको हम रूट कहते हैं, है ना। अब रूट वाला जो पार्ट होता है, अब ध्यान से समझेंगे, ये तो स्ट्रक्चर होगा, आपको बस इतना बना करके आना, अगर आपसे वो पूछते हैं इतने सारे। यहाँ पे निसल्स ग्रेन्यूल का जो फंक्शन है वो है कि मोस्ट प्रोबेबली साइंटिस्टों को, देखो स्टिल द फंक्शन इज नॉट क्लियर, बट साइंटिस्टों को मानना है कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर। अगला पार्ट देखेंगे कि यहाँ पर पहले वाले की रूट और दूसरा वाला जो एक्सॉन होगा, अब क्या होता है एक के बाद एक एक्सॉन रखे होते हैं, जिससे कि एक्सॉन्स की एक क्या बन जाती है, एक थ्रेड टाइप बन जाता है, एक वायर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो जॉइंट होता है, उस जॉइंट को हम लोग साइनैप्स कहते हैं, है ना। इसको कुछ लोग नैप्स भी प्रोनाउंसिएट करते हैं, दोनों एक ही बात है, इसे साइनैप्स कहते हैं। साइनैप्स के बैक बीच में जो जगह पाई जाती है उसको हम साइनेप्टिक गैप कहते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, रूट से एक केमिकल निकलता है और दूसरे के डेंड्राइट पे पहुंच जाता है, ठीक है। ये जो केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों से। अब देखो यहाँ पर एफरेंट और इफरेंट दिया है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में, तो देखो एफरेंट क्या होता है, तो एफरेंट हम बोलते हैं डेंड्राइट्स को, ऐसी नर्व्स जो बाहर से इंफॉर्मेशन को ब्रेन की डायरेक्शन में ले जाए, उनको हम बोलते हैं एफरेंट, मतलब जो सेल के अंदर लेकर के आए उनको एफरेंट बोलते हैं। और जो सेल से बाहर ले जाने का काम करें, एक्सॉन्स, है ना, जो सेल से, तो जो सेल के अंदर इंफॉर्मेशन ले आए वो एफरेंट,
और जो सेल से बाहर लेकर के जाए वो इफरेंट, है ना। तो यहाँ पर डेंड्रॉइड जो होते हैं इफरेंट होते हैं, है ना। और यहाँ पर देखो जो एक्सॉन होते हैं, है ना, एक्सॉन में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको एक्सोलेमा बोलते हैं। एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बाहर की तरफ ले जाते हैं मतलब एक्सॉन को हम इफरेंट प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को बाहर की तरफ ले जाते हैं। तो जो सेल के अंदर इंफॉर्मेशन लाए वो इफरेंट एफरेंट, और जो सेल से बाहर ले आए वो एग्जिट करवाए वो इफरेंट, ठीक है। बताओ, इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? कोई पॉइंट तो पूछिए, ठीक है। यस सर। फाइन, ठीक। साथ में एनसीईआरटी आप ओपन रखिए। अब आगे आ जाते हैं। अच्छा देखो, एक चीज और देखोगे आप एनसीईआरटी में, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। चलो आपका सीएनएस पीएनएस बताऊंगा तब बताऊंगा। हाँ, यहाँ पर देखो, आप क्या है, न्यूरल सिस्टम को हम लोग एफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फिर से एक बार मैंने एक्सप्लेन किया है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा ब्रेन होता है। तो बाहर जैसे स्किन हो गई, स्किन में रिसेप्टर पाए जाते हैं। रिसेप्टर वो होते हैं जो बाहर से इंफॉर्मेशन को अंदर की तरफ रिसीव करने का काम, है ना। तो किसी भी तरह का जो चेंज होता है स्टिमुलस होता है, देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, स्टिमुलस हो गया सिंगुलर, है ना, ये सिंगुलर हो गया। और स्टिमुलाई जो हो गया ये प्लूरल टर्म, है ना, ये प्लूरल हो, ठीक है। तो स्टिमुलस और स्टिमुलाई, स्टिमुलर मतलब एक रिस्पॉन्स और स्टिमुलाई मतलब बहुत सारे। अब देखो यहाँ पर सेंसरी या मोटर जो का जो पाथवे होता है, ये यहाँ पे सेंसरी या मोटर पाथवे हमने दिखाने की कोशिश की। तो यहाँ पर स्किन में हमारे रिसेप्टर पाए जाते हैं। वो रिसेप्टर प्रोटीन के बने हुए होते हैं और वो इन्फॉर्मेशन को या स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम करते हैं। अब ये रिसीव करके क्या करते हैं, ये दे देते हैं एक नर्व को। तो एक नर्व ऐसी नर्व जो हमारे स्किन से लेकर के ब्रेन की तरफ इन्फॉर्मेशन को, तो हमने अभी अभी पढ़ा कि जो अंदर की तरफ इन्फॉर्मेशन लेके आए वो एफरेंट, तो हम इसको एफरेंट नर्व बोलेंगे। नाम क्या है, ऐसे नर्व्स का नाम होता है सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व्स वो हैं जो हमारे बाहर के किसी भी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं और हमारे ब्रेन की तरफ ले जाने का काम करती हैं, सेंसरी एरिया की तरफ ले जाने का काम करती हैं, ठीक है। इनको हम सेंसरी बोलते हैं। अब दूसरा क्या होता है, दूसरे हमारे वो न्यूरॉन हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे ले जाते हैं। अब यहाँ पे सेंसरी एरिया में बीच में आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा एरिया एक मोटर एरिया। वो क्या होता है, वो मोटर एरिया डिसीजन लेने का काम करता है ना। जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है। डिसीजन जिस एरिया से लिया था मोटर, और जो एरिया ब्रेन में हमारा रिसीव करता है उसको सेंसरी। मोटर से कुछ नर्व्स निकल के आती है जिनको मोटर नर्व कहते हैं। मोटर नर्व होती हैं, तो अब ये ब्रेन से बाहर की तरफ इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है, तो मोटर क्या हो गया, ये इफरेंट हो गया, है ना। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टिश्यू की तरफ इन्फॉर्मेशन लेकर के जाती है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, राइट। इज दैट क्लियर? एफरेंट इफरेंट क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब आगे देखो आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्दर हमने ह्यूमन सिस्टम को उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया है ना, ह्यूमन नर्व्स को, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग किसको रखते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारे बॉडी के सेंटर में पाया जाए। तो दो चीजें यहाँ पे, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, दोनों को हम सीएनएस में काउंट करते हैं, तो इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस कहते हैं। दूसरा है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पीएनएस कहते हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है जो हमारी पूरी बॉडी में पेरिफेरी में फैला हुआ होता है। इनमें कुछ नर्व्स जो हमारे ब्रेन के पास से निकलती हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है इसको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो पीएनएस जो होता है वो क्रेनियल और स्पाइनल से मिलकर के बना हुआ है ना। और पीएनएस को हम दो पार्ट में फर्दर फिर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब आप अपनी एनसीईआरटी में देखो जो मैं आपको कह रहा था, है ना। तो पीएनएस को देखो फंक्शन के बेसिस पे दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे। तो फंक्शन बेसिस पे आप देखो इसको हम दो पार्ट में फर्दर एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको डिवाइड कर। तो पहला वाला जो पार्ट दिया गया है देखो उसको बोलते हैं सोमैटिक नर्व, ठीक है। देखो सोमैटिक नर्व वो होती हैं, सोमैटिक नर्व जो हमारी कमांड लेती हैं, है ना, जो हमारी बात को मानती हैं, मतलब कि इनको ऑर्डर दिया जाता है तब ये फंक्शन करती है। दूसरा क्या है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, है ना। दूसरा है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, है ना। तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो होता है ये हमारी आपकी कमांड को नहीं मानता, ये अपने आप ऑपरेट होता है, ऑटोनॉमसली ऑपरेट होता है ना।
तो देखो यहाँ पे लिखा है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले impulses from CNS to skeletal muscles while autonomic system impulses from CNS to involuntary organ, है ना। तो देखो ये सोमैटिक क्या करता है, ध्यान से समझना। तो सोमैटिक नर्व जो होती हैं ये क्या करती हैं, या सोमैटिक जो न्यूरल सिस्टम कहो एक बार, न्यूरल सिस्टम, है ना। तो जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ये क्या करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मतलब कि ब्रेन से, है ना। ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन किनको ले जाता है, ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन या ऑर्डर देता है स्केलेटल मसल। क्यों भाई, मैंने अभी आपसे बताया कि ये वो उनको देता है इंफॉर्मेशन जो आपके कमांड को माने, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये तो वॉलेंट्री है ना, राइट, ये वॉलेंट्री, तो ये आपकी बात को मानते हैं, वॉलेंट्री, है ना। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखो दिया है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स। ये उनको ऑर्डर देता है जो हमारी बात को नहीं मानती, जो मसल्स, है ना। तो ये क्या करता है, ये भी इंफॉर्मेशन सीएनएस से लेकर के आता है, मतलब ये भी इंफॉर्मेशन कहां से लेके आता है, ब्रेन से। अब ये इंफॉर्मेशन किसको देता है, ये इंफॉर्मेशन या ऑर्डर देता है किसको, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, है ना। क्यों भाई, क्योंकि वो हमारी बात वैसे ही नहीं मान रही, इनवॉलेंटरी, क्योंकि ये क्या है,
सॉरी एनी हाउ इट गॉट डिस्कनेक्टेड, थोड़ा सा इंटरनेट फ्लक्चुएट हो गया, रिकनेक्ट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता रहा था कि ये है ना, ये क्या है कि जो सीएनएस होता है ना, तो ऑटोनॉमिक को हम ऑटोनॉमिक, तो सीएनएस से ये स्मूथ मसल्स पे ले आती है जो इनवॉलंटरी होती है, जो हमारी आपके ऑर्डर को नहीं मानती, है ना। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो पीएनएस को यहाँ पर दो तरह से डिवाइड किया है। देखो, अगर वो आपसे बोले कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे पीएनएस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप कहोगे कि पीएनएस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, किसमें, क्रेनियल में और स्पाइनल नर्व्स में। और अगर वो बोलते हैं फंक्शन के बेसिस पे पीएनएस को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, तो सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया जाए। ठीक है, देखो इज इट क्लियर, अब बताओ। Yes, sir. ठीक है, ये सीएनएस और पीएनएस वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली। ये शॉर्ट आंसर में आता है। तो एक तो न्यूरॉन्स का मैंने अभी बताया आपके स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो न्यूरॉन्स का डायग्राम, ठीक है, दूसरा वो आपसे सीएनएस और पीएनएस पूछ सकते हैं, ये दोनों ही शॉर्ट आंसर है ना। अब हम लोग आ जाते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो देखो ये जो ऊपर की जो लेयर मैंने आपको बताई थी, ये लेयर तो मैंने आपको बताई थी मेडिकल के लिए बेसिकली, लेकिन वो डिपेंड करता है, स्कूल में अच्छे टीचर हो तो अच्छा टफ क्वेश्चन बना सकते हैं, तब ये पूछा जा सकता है। तो देखो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है ना, उसमें बेसिकली हमारा ब्रेन और दूसरा हमारा आता है स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के चारों तरफ क्या है, एक ये है, क्या बोलते हैं, बोन है ना। इस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम कहते हैं। और क्रेनियम को हम लोग बोलते हैं ब्रेन बॉक्स, है ना। जिस ब्रेन के अंदर ये जिस बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन रखा हुआ है, ठीक है। और ये ऊपर से यहाँ पर हमारे ब्रेन में कुछ अंदर की तरफ डिप्रेशन होते हैं और कुछ अपलिफ्टेड पार्ट होते हैं। जो डिप्रेशन होते हैं उनको हम लोग सल्कस बोलते हैं और जो अपलिफ्टेड पार्ट होते हैं उनको गायरी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में आप देखेंगे इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो सल्कस और गायरी दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, हमारे ब्रेन और हमारे क्रेनियम के बीच में, सिर्फ क्रेनियम इस बोन के नीचे जिस ब्रेन नहीं रखा हुआ, ब्रेन और क्रेनियम के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे कई सारी लेयर हैं। उनका फंक्शन क्या होता है कि जैसे चोट लग गया, आपने देखा किसी का सर फूट गया, क्या हो गया, है ना। तो वैसे में क्या होता है, सिर्फ क्रेनियम फटती है ना, ऊपर की लेयर फटती है और क्रेनियम फटती है। अंदर तक ब्रेन को चोट नहीं जाने पाती, क्योंकि अंदर तक अगर ब्रेन को चोट लग गई तो बंदा मर जाएगा। ठीक है, और नॉर्मली आप देखते हैं कि कई बार बोला जाता है कि बाइक में हेलमेट लगा के चलो, जिससे कि क्या होता है, अंदर तक चोट ना पहुंचने। अब देखो क्या होता है, अंदर की जो लेयर होती हैं, उनकी ब्रेन मेम्ब्रेन को हम लोग कहते क्या है, यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन की मेम्ब्रेन को हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेन मेम्ब्रेन आर नोन एज मेनिंजेस। ये देखो, ब्रेन की मेम्ब्रेन जो है, इनको हम मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस में आप देखोगे सबसे पहले क्या, ऊपर एक क्रेनियम है जो हमारी बोन है। क्रेनियम के नीचे जो सबसे पहली लेयर है, उसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, है ना। ड्यूरा मैटर के नीचे आप देखोगे अगली एक लेयर है अरेक्नॉइड मैटर। ड्यूरा और एरेक्टॉइड मैटर के बीच में एक स्पेस है, उसको सब एरेक्टॉइड स्पेस बोलते हैं। या यूं कहें कि इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है। देखिए ये लेयर के बीच में भी लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, ये जर्क को झेलता है, बाहर से आने वाले किसी भी तरह के जर्क को, बाहर से आने वाले किसी भी तरह के ये शॉक को, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ताकि ब्रेन तक चोट ना पहुंचने पाए। उसके नीचे देखेंगे तो ड्यूरा मैटर के नीचे क्या है, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नीचे आप देखेंगे कि एक और दूसरी मेम्ब्रेन है, अरेक्नॉइड मैटर। अरेक्नॉइड मैटर क्या होती है, अरेक्नॉइड मैटर काम करती है कि ये वेब की तरह होती है, ये भी प्रोटेक्शन का काम करती है। और नीचे पाया मैटर। तो ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, ये 3 तरह की हमारे पास मेम्ब्रेन पाई जाती है ना। और तीनों जो मेम्ब्रेन होती है पाया मैटर, है ना। तो तीनों मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। और तीनों को मिला करके हम मेनिंजेस कहते हैं। क्लियर है, मेनिंजेस समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, अब देखो ये आ जाते हैं ब्रेन का पार्ट। ये डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो अगर वो स्कूल वाले आपसे ये पूछे कि ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, है ना, तो बस आपको यही बना देना है। ये मैंने खुद से बनाया इसीलिए क्योंकि ये सिंपल है, इससे सिंपल आपको डायग्राम नहीं मिलेगा। दिस इज द मोस्ट सिंपल डायग्राम एज इट इज। आप अगर कॉपी करके चले आओगे आपको 3 में से 3 आउट ऑफ 3 मिल जाएगा। ठीक है, एंड दे कैन आस्क एज इट डायग्राम। ठीक है, दूसरा डायग्राम देखो मैं बता देता हूँ, इस पूरे चैप्टर में डायग्राम इंपॉर्टेंट, एक न्यूरॉन का, दूसरा ब्रेन का, तीसरा इंपॉर्टेंट है आई का सबसे ज्यादा। तो ब्रेन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आई का है, पहले न्यूरॉन का, फिर आई का, फिर ब्रेन का, चौथा फिर आपसे वो ईयर का स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं। लीस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ईयर वाला, वैसे पूछना नहीं चाहिए, नॉर्मल अच्छे टीचर नहीं पूछते क्योंकि कॉम्प्लेक्स डायग्राम है और बना पाना भी इजी नहीं होता। ठीक है,
लेकिन ये 3 डायग्राम आप याद रखना, आई का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूरॉन और आई का, फिर दूसरे नंबर पे ब्रेन का, ठीक है। अब देखो ब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पहला फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। हाइड मतलब पीछे वाला ब्रेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फ्रंट ब्रेन है, फ्रंट ब्रेन को हमने फिर फर्दर 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो पहला हमारा पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब, है ना? ऑल्फैक्टरी का मतलब ही होता है स्मेल। दूसरा पार्ट है हमारा सेरेब्रम, तीसरा पार्ट है हमारा डायनसेफलॉन, है ना? तो हम फर्दर हमने इसको डिवाइड किया है 3 पार्ट में। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखोगे कि मिड ब्रेन को हमने फर्दर फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और क्रूरा सेरेब्राई, है ना? ये 2 पार्ट में डिवाइड किया। और फिर हमारा जो हाइड ब्रेन है, उसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया, पोन्स वेरुलाई, दूसरा है बी है मेडुला ऑब्लोंगेटा और सी है सेरिबेलम, है ना? इतने सारे पार्ट में। तो टोटल हमने ब्रेन के कितने पार्ट कर रखे हैं? हम टोटल 8 पार्ट कर रखे हैं। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में आप देखो, ये ऊपर वाले पार्ट को हम सेरिब्रम कहते हैं, है ना? इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मिड ब्रेन होता है, ठीक है? मिड ब्रेन वाला पार्ट हो गया। मिड ब्रेन के ये देखेंगे इसमें आगे की तरफ क्या है? ये हाइपोथैलेमस है, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है ना? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो हाइड ब्रेन होता है उसको हम डिवाइड करते हैं पोन्स में, सेरिबेलम में और मेडुला में। 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। और ये हो गया हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? तो ब्रेन के इतने सारे पार्ट हो गए। अब देखो ह्यूमन ब्रेन में सबसे पहले हमने 4 ब्रेन पढ़ते हैं। अब एक-एक पार्ट को मैं आपको समझाता हूँ। 4 ब्रेन जो होता है उसमें ऑल्फैक्टरी लोब 3 लोब है, हमने पढ़ा। ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, है ना? और तीसरा हमारा है सेरिब्रम के बाद तीसरा है वो डायनसेफलॉन। तो देखो ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है ये सेंस ऑफ स्मेल, हमारी मैंने ऑलरेडी बताया कि ऑल्फैक्टरी जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, ऑल्फैक्टरी नर्व्स हमारी नाक में पाई जाती हैं। वही क्या करती हैं कि स्मेल को सेंस करने का काम करती हैं। अब आ जाते हैं अगला पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। सेरेब्रम जो होता है ये लार्जेस्ट पार्ट है ना? ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, दिस द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट, है ना? हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर। देखो यहाँ पे नीचे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा। और हमने ये पढ़ रखा कि फोल्डेड जो होते हैं, जो अप फोल्ड होते हैं उनको गायरी कहते हैं और डाउन फोल्ड को हम लोग सल्कस कहते हैं। यहाँ पर देखो लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, दोनों में सल्कस और गायरा ही मौजूद है ना? इसी तरह से अब जो ब्रेन होता है इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना? यहाँ पर फ्रंटल ब्रेन, इसका मतलब होता है फ्रंट वाला पार्ट, है ना? फिर पैराइटल मतलब रूफ टॉप होता है, इसका मतलब होता है रूफ वाला पार्ट, है ना? और ये ऑसिपिटल होता है, इसका मतलब बैक लोअर पार्ट, है ना? ऑसिपिटल का मतलब होता है। और टेम्पोरल मतलब टेम्पल वाला पार्ट, है ना? तो इस तरह से फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल, इतने सारे पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। अब देखो एक-एक पार्ट का फंक्शन क्या होता है, एक-एक पार्ट का काम क्या होता है, वो समझने की कोशिश करें, है ना? एक-एक पार्ट का क्या काम होता है, समझते आइए। देखो, यहाँ पर फ्रंटल जो होता है, उसमें क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए इम्पोर्टेंट है ना? ये जजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जजमेंट देने का काम करता है। फ्रंटली हमारे हमारे ब्रेन में क्रिएटिव आइडिया लेकर के आता है, जजमेंट लेने में हेल्प करता है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, जो भी हम चीज़ें हमारे अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं, वो सब इसी में स्टोर होती हैं। रीज़निंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, जितने इमोशंस मतलब जो लोग आर्टिस्टिक लोग होते हैं उनका ज़्यादा डेवलप होता होगा। विल पावर एंड पर्सनैलिटी, और किसी भी बंदे की विल पावर और पर्सनैलिटी भी इसी पार्ट पे डिपेंड करती है, फ्रंटल वाले पार्ट। फिर आते हैं पैराइटल वाले पार्ट। तो हम जितने भी सेंसेस होते हैं, टच हो गया, पेन हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, तो जितने भी एटमॉस्फेरिक सेंसेस होते हैं, वो हम पैराइटल से रिसीव करते हैं। किसी भी चीज़ की पोजीशन और उसका शेप, इसका डिसीजन लेना और उसको डिस्क्राइब करना, ये काम भी पैराइटल का होता है। एनवायरमेंटल जो बाहर एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, ठीक है? ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, है ना? और कम्युनिकेटिंग टू रेस्ट ऑफ द ब्रेन। तो बाहर जो जितने भी चीज़ें होती हैं उनको बाकी ब्रेन के पार्ट को कम्युनिकेट करना, एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ हो सकती है, उनको ऑर्गेनाइज करके ब्रेन के बाकी पार्ट को कम्युनिकेट करना, ये भी इस पैराइटल का काम होता है। टेम्पोरल वाले पार्ट पे आते हैं। टेम्पोरल का काम होता है साउंड का इंटरप्रिटेशन करना, किसी भी साउंड को इंटरप्रेट करना, मतलब लैंग्वेज वगैरह हमारा यही कंट्रोल करता होगा। स्मेल मेमोरी, है ना? किसी भी स्मेल को याद करके रखना, ठीक है? ये काम होता है हमारे टेम्पोरल वाले पार्ट का। किसी भी स्मेल की मेमोरी रखना, तो स्मेल करके हम पहचान जाते हैं कि अच्छा ये वो चीज़ होगी, सिर्फ स्मेल करके हम पहचान जाते हैं कि इसकी स्मेल आ रही है, ये इसमें वो चीज़ मिक्स है। ऑसिपिटल,
ऑसिपिटल का काम होता है विजुअल इंफॉर्मेशन, शेप एंड कलर। तो कुल मिलाकर के आई से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको कलेक्ट करने का और देखने का काम क्या होता है, ये करता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा, हमारा सबसे पहले वाला पार्ट आया ऑसिपिटल ऑल्फैक्टरी लोब और ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब है ना, फिर सेरिब्रम आया और उसके बाद फिर ये आते हैं डायंसिफ्लॉन। डायंसिफ्लॉन जो हमारा तीसरा पार्ट होता है, इसे हम एपिथैलेमस भी बोलते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, है ना? तो जैसे हमने प्लांट में पढ़ा हुआ था, ठीक है? और ये है क्या चीज़, बेसिकली थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। तो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर का क्या मतलब हुआ? ये क्या काम करता है? बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन का काम करता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है ना? और दूसरा क्या करता है? बिहेवियरल जो एक्टिविटी होती है, जैसे हमारी एपेटाइट हो गई, थर्स्ट हो गई, सैटिटी होती है ना? तो बिहेवियरल एक्टिविटी मतलब हमें भूख लगना जो फ़ील होता है वो डायंसेफ्लॉन से फ़ील होता है। थर्स्ट जो होती है, थर्स्ट प्यास से लगना, तो वो भी डायंसेफ्लॉन से फ़ील होता है। सैटिटी लाइक फीलिंग ऑफ सैटिस्फाइड, है ना? किसी चीज़ को खा कर के हम सैटिस्फाइड हैं या अनसैटिस्फाइड हैं, ये भी हमारा डायंसेफ्लॉन से ही इससे इस सेंस को हम पाते हैं। इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन। ये कुछ ना कुछ अमाउंट में हार्ट बीट और रेस्पिरेशन को भी इन्फ्लुएंस, ठीक है? ये हमारे जितने सारे काम थे 4 ब्रेन के थे। पहले एक बारी देखो और मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हिबा। Yes, sir. ओके। अब देखो, यहाँ पर मिड ब्रेन जो होता है उसको हम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और क्रूरा सेरेब्राई। ये सेरेब्रल पेडन्कल एडिशी को बोलते हैं, है ना? तो मिड ब्रेन में देखो, यहाँ पे देखो हमारा जो मिड ब्रेन होता है उसका बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। बेसिकली ऐसे वैसे इसका मेजर काम क्या होता है, डेटा केबल की तरह काम करता है ना? ये आगे और पीछे की इन्फॉर्मेशन को मतलब फोर ब्रेन और हाइड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है, 2 चीज़ को बीच में प्लग इन है। लेकिन फिर भी इसके कुछ ना कुछ थोड़े बड़े फंक्शंस हैं, है ना? इसमें जो ये वाला पार्ट है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसका काम क्या होता है, सेंस ऑफ साइट, हाँ, मतलब किसी भी चीज़ का सेंस होना, जो चीज़ देखते हैं उसका सेंस होना और हियरिंग को कंट्रोल करना। और ये जो क्रूरा सेरेब्राई इसका काम होता है, ये रिले इम्पल्सेस, तो यही मैंने आपको बताया, इम्पल्सेस को रिले करने का काम करता है ना? किसके बीच में? सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, इनके सबके बीच में क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन को रिले आगे पीछे करने का काम करता है, ट्रांसफर करने का। अब आ गया हाइड ब्रेन। देखो इसके फंक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना? आपके स्कूल एग्जाम में। तो हाइड ब्रेन का काम क्या होता है? ये हमारे सेरिबेलम, है ना? तो पहले आता है इसमें सेरिबेलम, तो हमने पढ़ा सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, 3 पार्ट। सेरिबेलम का काम क्या होता है? ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, इसीलिए हम लोग, सेरिबेलम का मतलब ही होता है स्मॉल ब्रेन। सेरिबेलम एक लैटिन वर्ड है, इसका बेसिकली मतलब ही होता है स्मॉल ब्रेन, है ना? दूसरा, हमारे बॉडी में जितनी भी रैपिड वास्कुलर एक्टिविटी मतलब हम जो बड़ी तेजी से, जैसे टाइपिंग वाला काम करते हैं, जो लोग बातूनी टाइप के होते हैं ना, टॉकेटिव टाइप के होते हैं, उनका भी यही पार्ट ज़्यादा डेवलप होता है ना? तो ये रैपिड वास्कुलर एक्टिविटी को, है ना? जैसे रनिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है? ऑल इनवॉलंटरी एंड लर्निंग इन अर्ली स्टेज, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। और अर्ली स्टेज में जब बच्चा छोटा होता है, कुछ लर्न कर रहा होता है, तो वहां पर भी हेल्प करता है। अल्कोहल हमारे इस पार्ट को डिसबैलेंस कर देता है, इसीलिए जितने भी फंक्शन सेरिबेलम करता है, अल्कोहल पीने के बाद वो सब फंक्शन जो होते हैं वो डिसपेयर हो जाते हैं, ठीक है? ऑल दोस फंक्शन गेट डिसपेयर, ठीक है? तो ये होता है सेरिबेलम का। क्लियर? Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट आते हैं पोन्स वेरुलाई, है ना? पोन्स का काम क्या होता है? पोन्स वेरुलाई जो होती है, ये मेडुला को, है ना? ये मेडुला का सुपीरियर पार्ट होता है, ठीक है? तो सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना? तो ये मेडुला से ऊपर की तरफ पाया जाता है।
रे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। याद करो हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सेंटर देखे थे कि बेसिकली रेस्पिरेशन में जो हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम होता है, उसको कंट्रोल करने का काम यही करता है। तो पोन्स बेसिकली रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है और मेडुला के ऊपर ही पाया जाता है। अब नीचे वाला पार्ट आ गया मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके भी फंक्शन इंपॉर्टेंट है। सेरिबेलम का फंक्शन पूछ सकते हो और आपसे मेडुला का फंक्शन पूछ सकते हो। मेडुला का फंक्शन क्या होता है? इट इज सेंटर टू रेगुलेट द हार्ट बीट। तो पहला ये काम क्या करता है, हमारे हार्ट की जो रफ्तार होती है 72 पर मिनट, इट कंट्रोल दैट पार्ट, राइट। देन इट आल्सो कंट्रोल ब्लड प्रेशर। हमारे ब्लड प्रेशर को 120/80 जो होता है उसको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। स्वॉलोइंग को कंट्रोल करता है, सलाइवेशन को कंट्रोल करता है, स्नीजिंग को कंट्रोल करने का काम करता है ना। और ये वोमिटिंग, वोमिटिंग को कंट्रोल करने का काम करता है ना। वोमिटिंग, तो वोमिटिंग इसी से, लाइक किसी चीज को फील करके वोमिटिंग आना, वो इसी का पार्ट है। कफिंग और इनवॉलंटरी एक्टिविटी, इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब बताइए मिड ब्रेन और हार्ट ब्रेन के पार्ट देखिए और बताइए, कोई एनसीईआरटी साथ में रखिए और देखते आइए। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ये बात। तो देखो ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट। अब देखो ये लॉन्ग आंसर है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, है ना। नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है, ये लॉन्ग आंसर है ना। पहले वीडियो देख लिया जाए, नर्व इम्पल्स को कैसे ट्रांसमिट होता है। तो न्यूरॉन वाला हमारा पार्ट है, न्यूरॉन से कैसे नर्व चलती है ना। सोडियम पोटेशियम पंप जो मैंने आपको पढ़ाया था, देखो डेंड्रॉइड लेते हैं और ये एक तरफ से एंट्री की, तो डेंड्रॉइड से ले इफरेंट और एक्सॉन वाला पार्ट एफरेंट, इधर से बाहर निकल जाते हैं। जो भी सिग्नल्स आते हैं इस तरह से आते हैं और ये रन करके निकल जाते हैं और ये आयंस के फॉर्म में आते हैं, है ना। अब देखो इसको हम लोग इनलार्ज करके देखते हैं थोड़ा सा। अब ये एक्सॉन वाली मेम्ब्रेन, इसको इनलार्ज करके, इसमें बाहर अंदर की तरफ सोडियम है ना, और बाहर की तरफ पोटेशियम है। ठीक है, राइट। ये स्टेट जो है इसको हम नॉर्मली पोलराइज स्टेट बोलते हैं, जब सेल काम नहीं कर रही है ना, तो इसको हम लोग पोलराइज स्टेट बोलते हैं। तो आउटसाइड सोडियम आयन होते हैं, इसकी वजह से सोडियम बाहर, सोडियम आयन ज्यादा होते हैं। तो देखो ऊपर साइड में मैंने दिखाया कि 3 सोडियम आयन, देखो यहाँ पे मैं साइड में बताता जाता हूँ। तो मैंने साइड में आपको बताया हुआ है यहाँ पे कि देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपके पास 3 सोडियम आयन है। तो सोडियम आयन रेस्टिंग स्टेज में क्या होते हैं, सोडियम आयन 3 बाहर होते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली बाहर ज्यादा होता है ना, एक्सोप्लाज्म में। तो इसीलिए बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे एक्सॉन की मेम्ब्रेन में, और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब क्या होगा, जब किसी भी तरह का स्टिमुलस आएगा, है इंफॉर्मेशन आएगी, तो डिपोलराइज हो जाएगा। डिपोलराइजेशन में देखो पंप उल्टा चलने लगेंगे। अब पोटेशियम आयन बाहर चला जाएगा और सोडियम आयन अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से बाहर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। देखो ये पोलराइज स्टेट है जब स्टिमुलस नहीं है। देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। ये देखो सोडियम चैनल, ये पोटेशियम, सोडियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम आयन अंदर की तरफ आने लगे, सोडियम आयन अंदर की तरफ आने लगे जब किसी भी तरह का स्टिमुलस आता है। सोडियम आयन अंदर की आने की वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज। अब ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो उल्टा हो गया, पोलरिटी उल्टी हो गई। ये पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज।
अब इस पे क्या होगा, इंफॉर्मेशन यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगी। ये देखो, इस तरह से आगे नर्व्स बढ़ती जाती है। देखो, ऊपर नेगेटिव होता जाता है, नीचे पॉजिटिव होता है। इस तरह से इंफॉर्मेशन एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ बढ़ता जाता है और बढ़ते-बढ़ते एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ मूव करता है, राइट? दैट्स हाउ द एक्शन पोटेंशियल मूव्स फॉरवर्ड, है ना? तो यही बात देखो हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब देखो इसके लिए मैंने आपको एक नोट्स दिया हुआ था, है ना? जो मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स था। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो थ्योरी है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझाने का जिस बंदे ने काम किया था, इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं आयनिक थ्योरी ऑफ नर्व इम्पल्स। और इसको देने का काम 2 साइंटिस्टों ने किया था, हुडकिन और हक्सले। तो हुडकिन और हक्सले ने काम किया होता है ना? 1930 में। This theory states that the electrical potential of nerve they governed by the different differential permeability of membrane, सोडियम पोटेशियम की डिफरेंस परमेबिलिटी के लिए। अब देखो पहला रेस्टिंग स्टेज में सेम वही, सोडियम आयन 3 बाहर और 2 पोटेशियम आयन अंदर, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, है ना? जब इसको किसी भी तरह का एक्शन पोटेंशियल मिलता है तो ये डिपोलराइज हो जाती है, जिससे क्या होता है, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन अंदर आने लगते हैं, पोलैरिटी गेट रिवर्स, पोलैरिटी चेंज हो जाती है अंदर की तरफ। अब क्या होता है, इट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व इम्पल्स, इसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। साइड ए से पॉजिटिव चार्ज बी की तरफ, करंट ए से बी की तरफ मूव करना शुरू करती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अब नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। करंट फ्लो इनसाइड द सेल फ्रॉम बी टू ए, अंदर करंट जाती है बी से ए, है ना, सॉरी, ए से बी और बी से सी, ऐसे जाएगी। लेकिन ऊपर की तरफ क्या होगा, बी से ए में आएगी, फिर सी से बी में आएगी, तो ऊपर की तरफ उल्टा चलेगी। और ऐसे यहाँ पे नर्व इम्पल्स जो होती है, ये ए से बी साइड की तरफ मूव करती है। अब बताओ, क्लियर है? ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? और ये 3 मार्कर या 5 मार्कर दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है? कंडक्शन ऑफ नर्व, बताइए ये बात, ये इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए। आपका ये डायग्राम के अलावा ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। बताइए ये बात, ठीक है? अब चलो आगे। अब देखो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है ना? तो यहाँ पर भी मैंने आपको एक डायग्राम में यहाँ पे बताया था, ये मेरे नोट्स के थ्रू। तो यहाँ पर देखो, ये 2 तरह के, पहले वाले साइनैप्स, 2 तरह के साइनैप्स पाए जाते हैं। मतलब 2 न्यूरॉन्स के बीच में इन्फॉर्मेशन, नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसफर होती है ना? तो यहाँ पर देखो, एक इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होते हैं, दूसरे केमिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में क्या होता है, 2 न्यूरॉन्स का जहाँ पे जंक्शन होता है, साइनैप्स होता है, उसको हम लोग गैप जंक्शन बोलते हैं। गैप जंक्शन में क्या होता है, पतली-पतली माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़ी होती हैं, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है ना? यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होते हैं, तो यहाँ पे गैप जंक्शन में स्मॉल पोर्शन और स्मॉल प्रोटीन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयन बिटवीन द न्यूरॉन्स। 2 न्यूरॉन्स के बीच में मूवमेंट ऑफ आयन को ये अलाउ करती है और यहाँ पे ट्रांसमिशन जो होता है फास्टर होता है। अब देखो यहाँ पे ये 2 जो केमिकल साइनैप्स होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें तो यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम आयन डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाते हैं इन्हीं इन्हीं पाइप के थ्रू, पतले-पतले पाइप होते हैं, है ना? तो इनके थ्रू ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हमारे बेसिकली उन पार्ट में पाए जाते हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन तेज चलनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। अगला आ जाते हैं केमिकल साइनैप्स। तो केमिकल साइनैप्स में क्या होता है, नर्व इम्पल्सेस अराइव एट प्री सिनेप्टिक नोड। तो नर्व इम्पल्सेस यहाँ पे प्री सिनेप्टिक नोड में पहले में यहाँ पे आ जाती है, देखते हो नीचे नीचे की तरफ, ये डिटेल डायग्राम मैंने बनाया है। तो यहाँ पे पहला क्या हुआ, ये नर्व इम्पल्सेस आ गए। अब क्या हुआ, कैल्शियम आयंस एंटर फ्रॉम द क्लेफ्ट टू नोब। ये दूसरा वाला देखो नंबर पड़ा, ये कैल्शियम आयन अब अंदर की तरफ आने लगते हैं। कैल्शियम आयन के अंदर आने की वजह से जो ऊपर से वेसाइकिल दिख रही है आपको, ये वेसाइकिल नीचे मूव करने लगती है। The synaptic vesicle moves down and get a rupture। तो साइनेप्टिक वेसाइकिल नीचे की तरफ आकर रप्चर हो जाती है। अब साइनेप्टिक वेसाइकिल के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर भरा है, जिसको हम एसिटिलकोलिन कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर डिस्चार्ज बिटवीन द क्लेफ्ट। अब ये बीच में जो जगह है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर डिस्चार्ज हो जाता है। ट्रांसमीटर बाइंड विद द रिसेप्टर। अब ये क्या करता है, दूसरे वाले न्यूरॉन्स के जो सरफेस पे रिसेप्टर है, जो प्रोटीन के बने हुए हैं, उन पे ट्रांसमीटर बाइंड कर जाता है और क्या करता है, सोडियम आयन अलाउ टू एंटर। अब ये क्या करता है, ये गेट ओपन कर देता है, जिससे कि सोडियम आयन दूसरे वाले न्यूरॉन्स के अंदर चले जाते हैं।
एंड डिपोलराइजेशन एंड एक्शन क्वेश्चन दे स्टार्ट। अब ये दूसरे वाला जो न्यूरॉन होता है उसको भी डिपोलराइज कर देते हैं। इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स जो होते हैं ये काम करते हैं। ठीक है, देखिए एक बार और बताइए मुझे। इज दैट क्लियर हिबा? Yes, sir. ओके, अब चलो अगले टॉपिक में आ जाते हैं। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शंस का, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के बाद अगला ये इंपॉर्टेंट है ना। ये भी क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के फॉर्म में आएगा, 3 मार्कर। हो सकता है डायग्राम बनाने के लिए भी आ जाए, तो ये डायग्राम याद रखना, बिल्कुल एज इट इज डायग्राम बनाना इजी है। देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, आपको पता है कि सडन जो एक्शंस होते हैं उनको हम रिफ्लेक्स एक्शन, कुछ में ब्रेन पार्टिसिपेट करता है, कुछ में ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। तो ऐसे एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। ठीक है, जैसे अचानक से कोई गर्म चीज का छू जाना है ना, अचानक से किसी चीज को देख के डर जाना, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह से होते हैं। ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचती, बहुत सारे ऐसे ही हैं, उनको स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है उनको सेरेब्रल रिफ्लेक्स बोलते हैं, है ना। जैसे टचिंग एनी हॉट ऑब्जेक्ट। तो अब क्या होता है, यहाँ पर जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं, स्किन पे ये हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं, और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हमारे बैकबोन की तरफ जाती है। इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं, ये बैकबोन में इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं। बैकबोन में एक छोटा सा न्यूरॉन का टुकड़ा पाया जाता है जिसको हम रिले न्यूरॉन्स कहते हैं। ये रिले न्यूरॉन क्या करता है, ये रिले न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को लेता है और डिसीजन ले लेता है। ठीक है, मतलब अब इन्फॉर्मेशन, तो ये जो आपको रिफ्लेक्स सेक्शन दिखाई दे रहा है ये स्पाइनल रिफ्लेक्स है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन में इतनी जल्दी एक्शन हो जाता है कि हमें विद इन नो टाइम एक्शन हो जाता है और हम जल्दी डिसीजन ले पाते हैं, बॉडी ज्यादा क्विकली फंक्शन करती है। तो अब क्या होता है, यहाँ ये रिले ने डिसीजन ले लिया, डिसीजन ब्रेन ने नहीं लिया, रिले ने लिया। अब रिले ने क्या किया, ऑर्डर दे दिया दूसरे मसल्स को। ये जो मोटर न्यूरॉन होती है ये जा करके इफेक्टर मसल्स को, मतलब किसी भी मसल्स को ऑर्डर दे देती है। इस पूरे पाथवे को कहाँ पे, ये सेंसरी न्यूरॉन से ले जा करके ये पूरे पाथवे को, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, और इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन। ठीक है, बताइए, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इसको याद रखना ही भाई, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, ये पूछे जाने के। देखो, तो पहले मैंने आपको बताया न्यूरॉन्स का डायग्राम, मैं बताता हूँ क्या पूछा है, न्यूरॉन्स का डायग्राम। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये सीएनएस पीएनएस ये आपसे पूछ सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि वो आई का डायग्राम पूछेंगे, ये वाला डायग्राम रिफ्लेक्स सेक्शन, लेकिन ये प्रोसेस के साथ में आ सकता है। बट ये शॉर्ट आंसर है, ये लॉन्ग आंसर के फॉर्म में नहीं आएगा। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स वो आपके लॉन्ग आंसर के फॉर्म में आ जाता है। अब आगे आ गया ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का डायग्राम अगर आपसे पूछे तो आप ये ऊपर वाला जो डायग्राम है इसी को बना करके आना। हाँ। या आपके एनसीईआरटी में भी अच्छा डायग्राम दिया हुआ है ना, दैट इज आल्सो ओके। एनसीईआरटी वाला जो डायग्राम है वो बना के आना, ये ज्यादा इजी है एनसीईआरटी वाला, है ना। हालांकि सेम चीज है ये भी डायग्राम, थोड़ा कलर डिस्प्ले थोड़ा सा टफ लग रहा है। अब ये ह्यूमन आई जो है, इसमें देखो, हम इसका पहले स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। देखो, तो सबसे बाहर आपको जो पाया जाता है, सबसे बाहर वाली जो आपको लेयर दिखाई दे रही है इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, है ना। और फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगला है, ये कोरॉइड पाई जाती है। फिर रेटिना हो गया, और इसी रेटिना में एक गड्ढा है उसको मैकुला कहते हैं, है ना, मैकुला ल्यूटिया कहते हैं। इस मैकुला के अंदर एक एक पॉइंट उसको, इस गड्ढे के अंदर एक पॉइंट उसको फोविया सेंट्रलिस बोलते हैं, येलो स्पॉट बोलते हैं। यहाँ पर सिर्फ कोन सेल्स पाई जाती है, सबसे क्लियर विजन यहीं पे बनता है। और ये इनर मोस्ट पार्ट है ना। अब यहाँ से पूरी ऑप्टिक नर्व्स निकलती है और ब्रेन तक जाती है ना, इनको ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। और यहाँ पर देखो ऑप्टिक डिस्क पाई जाती है ना। और इसे हम यहाँ से, यहाँ पे जो ऑप्टिक डिस्क है, ये सब जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनको यहाँ से लेकर के बाहर की तरफ ब्रेन की तरफ लेकर के जाती है। जहाँ से ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट है उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। अब देखो, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो स्क्लेरा वाला पार्ट है, ये स्क्लेरा वाला पार्ट यहाँ ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो स्क्लेरा है
वो कॉर्निया का ही हिस्सा है, ठीक है? ये स्क्लेरा जो है ये कॉर्निया का हिस्सा है, ठीक है? ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, उसको हम एंटीरियर चेंबर बोलते हैं। यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, है ना? ये लिक्विड हमारा एक्वस ह्यूमर कहलाता है, ठीक है? और यहाँ अंदर जो लिक्विड है उसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। दोनों के बीच में लेंस है। लेंस यहाँ पे सीलरी बॉडी से लटका हुआ है ना? सीलरी मसल से, ये सिल्ली बॉडी हो गई है, सिल्ली मसल से उनसे लेंस लटका हुआ है ना? और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लेंस के आगे एक गोल-गोल सी लेयर होती है, ये सर्कुलर पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ना? ये टीएस है। इस पार्ट को हम लोग आइरिस कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और रिलैक्स हो सकता है और इसके बीच में एक छेद उसको हम पपिल कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, है ना? तो अगर ये जो आइरिस है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है ना? इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो प्यूपिल का साइज़ कम हो जाता है, कम लाइट अंदर जाएगी लेंस के। अगर ये रिलैक्स होता है, तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है और ज़्यादा लाइट अंदर जाती है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर हमने अ, पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए आइज़ को 3 लेयर में डिवाइड किया। आउटर फाइब्रस कोट जिसमें स्क्लेरा और कॉर्निया आती है। दूसरा मिडिल वैस्कुलर कोट जिसमें कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस आती है। तीसरा इनर मोस्ट कोट जिसको कि हम क्या बोलते हैं? जिसको हम रेटिना कहते हैं, ठीक है? अब देखो जो रेटिना होती है, इसमें 2 तरह की, अब हम लोग देखते कैसे हैं? विज़न कैसे हमारी बॉडी में बनता है? जो रेटिना होती है, इसमें 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, रॉड और कोन सेल्स। आप देखो यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली 110 टू 125 मिलियन रॉड सेल्स पाई जाती हैं हमारे इसमें रेटिना। कोन सेल्स के नंबर ज़्यादा है ना? और जो ऐसे ऑर्गेनिज़्म जो नाइट विज़न करते हैं, रात में देखते हैं, उनमें कोन सेल्स ज़्यादा, रॉड सेल्स ज़्यादा पाई जाती हैं, कोन सेल्स सॉरी, हाँ, उनमें रॉड सेल्स ज़्यादा पाई जाती हैं, कोन सेल्स कम पाई जाती हैं। क्योंकि रॉड सेल्स लो लाइट में देखने का काम करती हैं और कोन सेल्स हाई लाइट में देखने का काम करती हैं। रॉड सेल के नंबर 110 टू 125 मिलियन के आसपास हमारी आइज़ में पाए जाते हैं और कोन सेल से 6.3 टू 6.8 मिलियन पाई जाती है। अब इनमें क्या होता है, रॉड सेल में एक पिगमेंट पाया था उसको हम रोडोप्सिन पिगमेंट बोलते हैं, है ना? ये एक फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होता है। रोडोप्सिन 2 चीज़ से मिलके बना है, ऑप्सिन प्रोटीन और रेटिनॉन। रेटिनॉन विटामिन ए का क्या है? ये मॉडिफाइड वर्ज़न है, मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है? तो ऑप्सिन और रेटिनिन से मिलकर के बना हुआ। कोन सेल जो होती हैं ये हाई लाइट इंटेंसिटी में काम करती हैं और एक कलर को देखने का काम करती हैं। कोन सेल्स जो होती हैं ये 3 तरह के पिगमेंट से मिलके बनी होती हैं। ये प्रोपाइरोप्सिन, ठीक है? ये रेड कलर को डिटेक्ट करता है। आइडोप्सिन ये ग्रीन कलर को डिटेक्ट करता है और साइनोप्सिन ये ब्लू कलर को डिटेक्ट करता है। और आप एक चीज़ देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में 3 ही मेजर कलर हैं, प्राइमरी कलर 3 ही हैं। बाकी जितने कलर इस दुनिया में हमको आपको दिखाई देते हैं, सब इन्हीं का क्या है? सब इन्हीं इन्हीं ये जितने सारे कलर हैं, इन्हीं सब कलर्स का वो एक तरह से यूँ कहें कि जितने भी कलर हैं, इन सब कलर्स का वो कॉम्बिनेशंस है ना? अलग-अलग कॉम्बिनेशन, अलग-अलग रेशियो में। होता क्या है कि आइस लाइट बाहर से आई, है ना? ये किसी भी चीज़ की इमेज को, तो किसी भी इमेज से लाइट टकरा के आई और वो हमारे प्यूपिल के थ्रू एंटर करती है। प्यूपिल के थ्रू एंटर करने के बाद अब वो लाइट जाती है कहाँ पे? पीछे पड़ती है हमारे यहाँ पे, रेटिना में। रेटिना में पड़ती है, अब देखो रेटिना का ये पार्ट है। रेटिना में जब लाइट पड़ी, तो आउटर सरफेस पे पड़ी। अब जैसे आउटर सरफेस पे पड़ी, इसमें केमिकल चेंज होने लगता है ना? अब यहाँ पर क्या होता है, लाइट जब अंदर पहुँचती है, तो ये फोटो रिसेप्टर होते हैं, रॉड और कोन सेल्स। इसमें क्या होता है, ये रेटिनॉन और ऑप्शिन, रोडोप्सिन जो होता है ब्रेक हो जाता है। उसके ब्रेक हो जाने से क्या होता है, पोलर सेल जो होती हैं, इनमें सिग्नल्स पहुँचने लगते हैं। पोलर सेल से जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं, उसको ये पोलर सेल कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। गैंग्लियन क्या करती हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिसीव करती हैं और इन इम्पल्सेस को फिर ये नर्व के ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प से ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है। ब्रेन में अभी हमने पढ़ा जो ऑसिपिटल लोब होता है, वो क्या करता है? डिसीजन लेता है और दिखाता है, किसी भी डायग्राम को दिखाता है। इसका काम क्या होता है ब्रेन का? ये इमेज को सीधा करके दिखाता है और एक्चुअल साइज का दिखाता है। इससे हम इमेज को सेंस कर पाते हैं। तो ये थी हमारी ह्यूमन आई। एक बार आप देखिए एनसीईआरटी में ह्यूमन आई और बताइए अगर कोई भी आपको डाउट हो। चेक करिए।
देखो भाई, चेक करिए। हिबा, आवाज नहीं आई, कुछ बोला क्या आपने? आप मैसेज भी कर सकते हो, आवाज नहीं आई एक्चुअली मुझे आपकी। डन, या फिर कोई डाउट? आप मैसेज कर दो क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। वो माइक माइक तो दिख रहा है कि माइक ब्लिंक कर रहा है, लेकिन आवाज नहीं आ रही मुझे। Yes, sir. ओके, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी मुझे। ठीक है, तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट वाला, आई थिंक इट शुड बी लास्ट टॉपिक, अगला है ह्यूमन ईयर, देख लेते हैं। ह्यूमन ईयर और फिर मैकेनिज्म ऑफ लिसनिंग। देखो, हालांकि इसका डायग्राम टीचर्स को नहीं पूछना चाहिए, इथिकली नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ये इतना टफ डायग्राम है, बट वैसे नहीं पूछेंगे। देखो, ये वाला डायग्राम बना तो टफ नहीं, खैर। देखो, ह्यूमन ईयर को हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल ईयर। क्योंकि एक्सटर्नल ईयर में बाहर वाला पार्ट आता है, एक कान वाला पार्ट जो हमारी वॉइस को रिसीव करने, बाहर से आने वाली साउंड वेव को रिसीव करने की। ये इसीलिए ऐसे मुड़ा मुड़ा सा बना हुआ है क्योंकि ताकि साउंड इस पे टकरा करके और अंदर की तरफ ऐसे ऐसे, है ना, वर्ल बना करके अंदर की तरफ जाए। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है आउटर ईयर, इसको हम लोग हीलियक्स कहते हैं, है ना। ये वाला पार्ट को अपन पिन्ना कहते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर की तरफ जो पाइप है इसको ईयर कैनाल बोलते हैं। और
इसी में कुछ ग्लैंड पाई जाती है जिनको सेरुमिनस ग्लैंड कहते हैं। उनसे वैक्स निकलता है जो कि क्या करता है, बाहर आने वाली डस्ट वगैरह को पकड़ने का काम करता है, ट्रैप कर लेता है और उसमें लाइसोजाइम पाया जाता है, वो बैक्टीरिया वगैरह को मारने का भी काम करता है। हमारे कान में बाहर की तरफ ईयर में, एक्सटर्नल ईयर में ये इलास्टिक कार्टिलेजेस पाए जाते हैं। ये कार्टिलेज क्या करते हैं, आप एक तो ईयर को शेप देते हैं, दूसरा उसको फ्लेक्सिबल भी बना के रखते हैं। ये जो ईयर कैनाल होती है इसको हम ऑडिटरी मैटस कहते हैं, है ना? ईयर कैनाल को जो पाइप होता है इसको ऑडिटरी मैटस कहा जाता है, ठीक है? और आखिरी में आप देखेंगे एक लेयर, ये ईयर ड्रम जिसको हम लोग बोलते हैं, कान का पर्दा जिसको बोलते हैं ईयर ड्रम, एक टिम्पैनम मेम्ब्रेन है, टिम्पैनम को ईयर ड्रम कहा जाता है। अब आ जाओ, देखो ये तो एक्सटर्नल ईयर था, अब आ जाते हैं मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर में आप देखेंगे कि यहाँ के बाद ये अंदर की तरफ ये खाली इसमें एयर भरी हुई है और इस कैविटी को, है ना, ये एयर कैविटी है और ये डायरेक्टली जुड़ी हुई है एक ट्यूब से, यूस्टिकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब आकर के हमारे मुंह में खुलती है, आकर के नाक के पास खुलती है आकर के, है ना? तो ईयर से डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है। अब जो मिडिल ईयर होती है, ये मिडिल ईयर के अंदर जो कैविटी है उसको टिम्पैनिक कैविटी बोलते हैं और इसके अंदर कुछ हड्डियां भरी हुई हैं, छोटी-छोटी 3 बोन्स हैं, इनको ईयर ओसाइकल्स कहा जाता है। अब देखो 3 बोन्स है कौन-कौन से? ईयर ड्रम से जो कनेक्टेड वाली बोन है उसको हम लोग हैमर या मैलस बोलते हैं, मैलस का मतलब होता है हैमर। दूसरी होती है इंकस और तीसरी होती है स्टेपीज। ये स्टेपीज क्या है? ये स्टेपीज जो है, दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, है ना? ये स्मॉलेस्ट बोन है, ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग स्केलेटल सिस्टम में नहीं पढ़ते, बट दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन, क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, है ना? तो आप देखो, अब इसके बाद क्या है, अंदर वाला जो पार्ट है ये एक बोन की कैविटी में पैक्ड है और लिक्विड में ये हिस्सा तैर रहा है ना? जिस लिक्विड के अंदर, तो ये जो पार्ट है, ये जो वाला पार्ट है, इसको हम लोग कोक्लिया कहते हैं और जिस लिक्विड में तैर रहा होता है उसको ईयर लिम्फ कहते हैं, है ना? तो देखो पेरीलिम्फ, सॉरी, पेरीलिम्फ कहते हैं, है ना? आप देखो जो पेरीलिम्फ में ये जो हिस्सा तैर रहा है, इस हिस्से में ये पीछे वाला हिस्सा कोक्लिया है और ये जो आगे वाला हिस्सा इसको हम लिब्रांथ कहते हैं। देखो ये हिस्सा सब, ये वाला हिस्सा पीछे वाला कोक्लिया है और इस वाले को हम लिब्रांथ कहते हैं। इसमें आगे वाले हिस्से में 3 कैनाल हैं, है ना? सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, ये हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने का काम करते हैं। पीछे वाला पार्ट जो आपको राउंड राउंड सा दिखाई दे रहा है उसको हम कोक्लिया कहते हैं। कोक्लिया मेनली होता है जो हियरिंग में हेल्प करता है ना? ये हमारे हियरिंग में हेल्प करता है। तो देखो पहले ईयर का स्ट्रक्चर देखो और बताओ मेरे को। फिर मैं आपको लिसनिंग की मैकेनिज्म बताता हूँ। क्लियर है बात? चेक करके एक बार एनसीईआरटी बताओ। Yes, sir. ओके, चलो वन लास्ट थिंग, एक और चीज समझ लेते हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ लिसनिंग फाइनली। तो देखो, जो मैकेनिज्म ऑफ लिसनिंग है मैं आपको अपने डायग्राम से बताता हूँ। मेरा वाला डायग्राम देखो, साउंड वेव आती है, साउंड वेव आकर के सबसे पहले टकराती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, जिसको कि हम ईयर ड्रम कहते हैं। ये वाइब्रेशन तो क्या हुआ, वो मैकेनिकल वेव जो होती है उनको कन्वर्ट कर दिया वाइब्रेशन। पहले मैलस में गया वाइब्रेशन, फिर इंकस में, फिर स्टेपीज। स्टेपीज फिट्स होती है एक मेम्ब्रेन में, मिडिल ईयर की मेम्ब्रेन में, जिसको कि सॉरी इनर ईयर में मेम्ब्रेन में, इसको हम लोग बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवियलिस। फेनेस्ट्रा ओवियलिस क्या करती है, वाइब्रेट करती है। अब वाइब्रेशन जो होती है वो सेंड कर दी जाती है अंदर की तरफ, जिस ट्यूब में, उस ट्यूब को बोलते हैं स्काला वेस्टिब्यूली।
स्काला वेस्ट्यूबली में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है नीचे की तरफ, इसको रेजोनेंस मेम्ब्रेन। तो देखो फेनेस्ट्रा ओविलिस से वाइब्रेशन कहाँ गया, इसके अंदर स्काला वेस्ट्यूबली। स्काला वेस्ट्यूबली के अंदर वाइब्रेशन ट्रांसफर हो किसको, रेजोनेंस मेम्ब्रेन में। रेजोनेंस मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करने के बाद क्या होता है, इसके अंदर वाला जो एरिया है उसको स्काला मीडिया कहते हैं। स्काला मीडिया में छोटे-छोटे हेयर पाए जाते हैं, इनको ऑर्गन ऑफ कार्टाई बोलते हैं, ठीक है? ये सेंसरी हेयर होते हैं। ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन को सेंस करते हैं। वाइब्रेशन को सेंस करने के बाद ये जो वाइब्रेशन होती है, ये वाइब्रेशन ट्रांसफर कर दी जाती है नर्व इम्पल्स में, है ना? तो ये ऑर्गन ऑफ कार्टाई जो होते हैं, ये वाइब्रेशन को लेते हैं और आगे की तरफ ट्रांसमिट कर देते हैं। एक्स्ट्रा जो साउंड होती है, वो देखो ये नीचे की तरफ से होती हुई, स्काला टेम्पनी से होती हुई, ये पहुँचती है यहाँ पे कहाँ पे? फिर से मिडल ईयर में पहुँच जाती है और ये यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू बाहर निकल जाती है। दैट्स हाउ द वाइब्रेशन टेक्स प्लेस एंड दैट्स हाउ वी लिसन, ठीक है? ये लिसनिंग मैकेनिज्म। आप बताइए, चेक कीजिए एक बार और मुझे बताइए। बोलिए हिबा, देखिए और बताइए। Clear, sir. क्लियर? ठीक है। Yes. और बताएं, और कोई डाउट? आवाज नहीं आई हिबा, आपकी वॉइस नहीं आई मुझे। बताइए हिबा, कोई डाउट? No doubt, sir. नो, नो, ओके, ठीक है, फाइन। तो यहीं तक रखें फिर, है ना? ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं हिबा, और आप पढ़ाई करना, ठीक है? और अभी तो आपके 30th मार्च को एग्ज़ाम है ना? तो तब तक फिर कोई और डाउट हो तो और पूछना, ठीक है? डाउट क्लास में, ठीक है? ओके, Yes, sir. ठीक है, चलो बाय-बाय, टेक केयर। Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम।